नमस्कार आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद वापस बुलाने के लिए और आपके दर्शकों को प्रणाम आपको भी। आदित्य जी, जेडी वेंस ये क्यों कह रहे हैं कि अभी तो सेहतमंद हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अगर उनको जाना पड़ता है तो मैं पूरी तरह तैयार हूं राष्ट्रपति बनने के लिए। क्या सच में रिपब्लिकन के अंदर कुछ ऐसी खटपट होने वाली, खलबली मचने वाली कि डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जा सकती? देखिए, जेडी वांस जो है, ही इज, उनका जो सिलेक्शन हुआ था उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ था अदृश्य राज्य का। और डीप उनको स्टेट। इसीलिए, हाँ, उनको इसीलिए सिलेक्ट किया गया था कि कल को अगर डोनाल्ड ट्रंप कुछ अटेन न कर पाए, मतलब अटेन क्या करना था डोनाल्ड ट्रंप को, कि किसी भी हालत में भारत को और चीन को और रशिया को साथ में न लाए। ये था उनका प्लान। इसलिए उन्होंने सडनली टैरिफ लगाया चाइना के ऊपर, फिर निकाल दिया, भारत के ऊपर लगा दिया। फिर उन्होंने रशिया को, भारत को फोर्स किया रशिया से तेल ना खरीदो। लेकिन उल्टी बाजी हो गई मोदी जी की। मोदी जी ने, भारत ने तुरंत, उन लोगों को लग रहा था भारत कभी भी किसी भी हालत में चाइना के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे चाइनीज लीडरशिप ने इसको भांप लिया। पहलगाम जो था वो अमेरिका की वजह से हुआ था। अमेरिका ने पाकिस्तान को बोला तो अभी वापस करेगा पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि अभी ये जैसी फेल होगा वो पाकिस्तान, वो भारत को युद्ध में उलझाएगा। तो भारत तो तैयार है। और तो इन लोगों ने पहलगाम के थ्रू चाइनीज को एक्सपोज करने की कोशिश करी। भारत को तो पिछले 20 साल से मालूम है कि 80% ऑफ वेपन्स यूज्ड बाय पाकिस्तान आर चाइनीज। ओके, तो लेकिन भारत ने उसको बुरी तरह मात दी, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को एक्सटेंड नहीं किया। तो वहां पे उन्होंने चाइनीज की लाज रख ली। तो ऐसा बोला जाता है ना शास्त्रों में कि दुश्मन को मारो बट उसके घमंड मत तोड़ो, उसका गुरूर मत तोड़ो किसी भी तरह। तो भारत ने बहुत कड़ा जवाब दिया सिंदूर में। 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को नीचे लेकर आ गए, चाइनीज वेपन्स एक्सपोज कर दिए, लेकिन साथ में अमेरिका के भयंकर वेपन्स एक्सपोज हुए। अमेरिका के आलू बमों को एक्सपोज कर दिया। अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया जहाँ पे अमेरिकन थे, उस पर खुल के अटैक किया भारत ने, और बहुत सारे उनके सर्विसमैन चले गए। और भारत ने वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट किल किया अवैक्स का, 315 किलोमीटर। दिस इज फिनोमिनल अचीवमेंट बाय एनी इंडियन एयरफोर्स। इसको भारत की मीडिया को और भारतीय गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, जो मोदी जी ने किया उसको अवार्ड करके, जो ऑफिसर थे। और और भारत ने PL-15E को एक्सपोज कर दिया। लेकिन आप ब्यूटी देखिए भारतीय डिप्लोमेसी की, उसका डेटा उन्होंने किसी भी चाइनीज दुश्मन को नहीं दिया। बोला लेकिन दिया नहीं, तो अमेरिकन को भी नहीं गया। एंड दिस बिल्ट अप द कॉन्फिडेंस इन चाइनीज, क्योंकि चाइनीज हमारे जैसे ही लोग हैं। अगर देखा जाए, उनका पुराना कल्चर देखा जाए, हस्तिनापुर को तो कर देते थे वो लोग। तो दे हैव दैट ओल्ड। तो उन्होंने इसको बहुत अप्रिशिएट किया कि भारत ने हमसे दुश्मनी होते हुए भी वो काम नहीं किया जो ये लोग कर सकते थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि वैंग यी का जो पुरानी दोस्ती है जयशंकर जी के साथ, बहुत पुरानी दोस्ती है, एज ए प्रोफेशनल दोस्ती, ऐसा नहीं कि पर्सनल कोई दोस्ती राहुल गांधी वाली, ये प्रोफेशनल दोस्ती है। तो उसको उन्होंने वापस एक्टिवेट किया। और और सबको मालूम है कि जयशंकर की पत्नी जापानीज है, और चाइनीज डोंट लाइक जापानीज पीपल। उनका पुराना रिश्ता है, जिस तरह जापान ने उनको वर्ल्ड वॉर 2 में परेशान किया था। तो तो भारत ने, अब अभी आप एक बार और भी देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री पहले जापान गए फिर चीन जा रहे हैं। हाँ। जस्ट इमेजिन, इट्स द सेम रिलेशनशिप। अगर कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है, भारत आएगा और पाकिस्तान जाएगा, इट्स द सेम रिलेशनशिप उस एरिया में भी। तो भारत इज प्लेइंग वेरी वेल, पूरा सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। तो वैंग यी ने आकर डोर्स खोले शी जिनपिंग के साथ, क्योंकि हमारे एनालिस्ट उनको हर 3 महीने मारते रहते हैं। कभी कमरे में बंद हो गए, कभी चल नहीं पा रहे हैं, प्लेन से गिर गए, कू हो गया। तो शी जिनपिंग को बार बार आके दिखाना पड़ता है, भाई मैं जिंदा हूँ, सलामत हूँ। भारतीय मीडिया के लोग मुझे इतना मारो मत। सो एनीवे, तो
दिस गुडविल विच इंडिया जनरेटेड, तो एक बात तो समझ में आ गई कि भारत और चीन का कॉमन एनिमी इज अमेरिका, और रशिया का भी कॉमन एनिमी अमेरिका। फिर पुराना इतिहास आ गया कि एशिया का कॉमन एनिमी वाज द एंग्लो सैक्सन, वो रेस इज द कॉमन एनिमी, और सैक्सन। तो इसलिए ये जो यूनिटी का, ये जो काम जेडी वांस या अदृश्य राज्य या फिर पीटर नवारो करके ये सब जोकर्स हैं करने वाले थे, उसका आउटकम इज कंप्लीटली डिफरेंट, अपोजिट है। आज भारतीय प्रधानमंत्री जापान में बैठे, जापान हैज ऑलमोस्ट अनाउंस्ड $120 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया, और एफडीआई की इस साल बहुत कमी थी, $0.4 बिलियन ही आया था अभी तक, तुरंत बेकअप हो गया $114 बिलियन। ठीक है, अब चाइना जा रहे हैं, और भारत सितंबर में 20% इंक्रीज करे जा रहा है ऑयल, एंड नाउ चाइनीज में जो जो एससीओ समिट होने वाली है, उसमें लीडर्स ऑफ द कंट्रीज आर मीटिंग, उसमें 3 मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर मिल रही, क्योंकि रशिया इज द बिगेस्ट यूरोपियन इकोनॉमी नाउ, जर्मनी को उन्होंने ओवरटेक कर दिया है, और परचेजिंग पावर के टर्म्स में नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज यूएसए, नंबर 3 अब वहां पे अनाउंस भी हो जाएगा कि 2038 तक तो भारत इज ओवरटेकिंग यूएसए। जो हम सोच रहे थे 20 साल 30 साल लगेंगे, नाउ इट इज जस्ट 12 इयर्स। तो अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है देन टू इंक्रीज द प्रेशर। कम नहीं, ये अभी शुरुआत है, या तो सरेंडर करेगा या विल इंक्रीज द प्रेशर, एंड दैट्स व्हाई रिप्लेसिंग डोनाल्ड ट्रंप इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ये आदमी ने जो हमारी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 40 साल की कि भारत और चीन को साथ में न लाओ, अब आप देखिएगा पीओके के साथ अक्साई चिन और साथ में अरुणाचल प्रदेश का सिक्योरिटी, ये सारे अचीव होने वाले हैं, बट द फर्स्ट विल बी पीओके। और अब चाइना को भी पता लग गया है कि भारत के साथ एटलीस्ट वो बिजनेस कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन भारत उस पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जिस तरह से सेनाओं का दबाव प्लस प्रोफेशनल डिप्लोमेसी लेन देन वाली, उसमें चाइनीज विल बी वेरी हैप्पी विद इंडिया, और उस तरह का नेचर अभी भारत ने रखा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह के हालात डोनाल्ड ट्रंप ने बनाए और चाइना और भारत साथ साथ आ गए, वो डीप स्टेट को पसंद नहीं आ रहा है। अब वो पर्पस उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो फेल हो गए, तो जेडी वांस को लाया जाएगा, और इसीलिए जेडी वांस ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तैयार हूं। एक्चुअली डीप स्टेट के बारे में मैं आपसे कभी और शो करूंगा, उसमें बात करेंगे, लेकिन आपको हिंट देता हूं कि जो जितने भी जो डीप स्टेट के जो बिजनेसमैन थे, रॉथस्चाइल्ड और जितने भी सब बड़े बड़े नेम थे, किन लोगों ने इनको पैसा दिया था टू वर्क विद हिटलर, किन लोगों ने दिया था, उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि कौन से ज्यूज ने दिया था। आपको एक ही नाम बाद में आएगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड, और कोई है नहीं। तो लोग सोचते हैं कि अमेरिका कंट्रोल्स यूके, नहीं, अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और उसके करता धरता कौन है? द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, किंग ऑफ इंग्लैंड, है ना, या क्वीन ऑफ इंग्लैंड, जो भी होगा। तो ये जो अदृश्य राज के सारे गेम हैं, वो उस प्रीमाइस से बैठे हुए हैं कि अगर हम दुनिया की, और ये लोग असैसिनेशंस भी कराते हैं, ये लोग सत्ता पलट, रिजीम चेंजिंग ऑपरेशंस कराते हैं, वो उनका ये उद्देश्य रहता है किसी भी तरह एंग्लो सैक्सन रेस जो भिकमंगी से आगे आई थी, वो वापस भिकमंगी में कभी जाए ना, दैट्स द पॉइंट। और इसीलिए आपको ये सारे गेम्स दिखते हैं जहां पे दे गो टू एनी एक्सटेंट टू कैप्चर द रिसोर्सेस। तो इसलिए इसको आप जब व्हेन यू सी लाइक दिस, तब आपको बाकी पॉलिटिक्स समझ में आती है, जियोपॉलिटिक्स। लेकिन अब जिस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है ग्लोबल साउथ में खासतौर पर, अब आप ये देखो कि 3 सितंबर को चाइना में विक्ट्री परेड में वो किम जोंग उन पहुंचने वाले हैं, पुतिन आने वाले हैं, तो ये खतरे की घंटी किसके लिए? अमेरिका के लिए है ना। बिल्कुल, किम जोंग ऑन, इसको
क्रिएट ही किया गया था बाय द चाइनीज टू टैकल अमेरिका। देखिए ये सब लोग अपने प्रॉक्सीज के थ्रू काम करते हैं, हम ही लोग थोड़ा सा बड़े सीधे साधे स्पष्ट वाले लोग हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो शक्ति है वैसे ही दिखाई दे जैसा होना दिखता चाहिए। बट नॉर्थ कोरिया का यही पर्पस था, ये जैसे अमेरिका ने साउथ कोरिया को सपोर्ट किया टू गेन ए फुट होल्ड नियर चाइना, टू अटैक चाइना, ये था मेन पर्पस। चाइना ने क्रिएट किया नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, मंगोलिया उनके हाथ से निकल गया, बट मंगोलिया एंड सेंट्रल एशिया तो बहुत सारे स्टेट्स टू टारगेट अमेरिका। उनको कोई ऐसा पागल आदमी चाहिए था जो वहां पे अमेरिका को टारगेट करे। और सडनली अमेरिका की पॉलिटिक्स ऐसे चली कि आजकल किम जोंग ऑन अच्छा लगता है। द वे द अमेरिकन पॉलिटिक्स इज नाउ, ही इज ए गुड मैन नाउ। और डोनाल्ड ट्रंप जो है बिकम बाय निक्सन, ही इज ऑलमोस्ट लाइक निक्सन नाउ। तो ये जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम जो चाइना के थ्रू नॉर्थ कोरिया ने बेची। चाइना के थ्रू नॉर्थ कोरिया ने इनका टेस्ट एनेबल किया, कंपोनेंट्स भेजे न्यूक्लियर आलू बम के। एक्चुअली वो कभी फटा नहीं था, मोस्ट ऑफ द बम इनके जो है अमेरिकन है, तो वो अमेरिका के थ्रू उनको मिले। एंड दैट्स व्हाई चाइनीज आर नॉट इवन श्योर अबाउट पाकिस्तान आल्सो। लेकिन नॉर्थ कोरिया, अभी आपने देखा होगा थोड़े दिन महीनों पहले भारत ने एम्बेसीज खोली है, डायरेक्ट कनेक्शंस बिठाए हैं बिटवीन नॉर्थ कोरिया। तो इट इज ए गुड मूव फॉर चाइना टू नो कि उनके प्रॉक्सी के साथ भी हम साथ में बैठेंगे। सो इसलिए यू कैन थिंक ऑफ इट एज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिप्लोमेसीज, कि बिना किसी थ्रेट के, बिना किसी, मतलब वेरी पेशेंटली दे हैव वर्क। एंड ऐसा मैं और आप तो एनालिस्ट के जैसे देख रहे हैं, लेकिन somebody who is on the ground, तो किसने सोचा होगा? That's a 3 kudos to जयशंकर जी actually, ठीक है, because he knows what he's doing। और जब वो पीट हेक्सेट से मिले थे तो बोलते हैं, पेंटागन में जाते हुए बोलते हैं, दिस माय 41st विजिट टू पीट हेक्सेट, बोलते हैं 41st विजिट टू पेंटागन। पीट हेक्सेट तो शायद पहली और दूसरी बारी घुसा होगा। सो दैट्स हाउ एक्सपीरियंस काउंट्स यहाँ पे। इसलिए ये बड़ा ब्यूटीफुल मूव्स हैं ये, जिस तरह बनाए हैं इन्होंने, सेंट्रल एशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, फिजी के साथ, और हर जगह भारतीय मिलिट्री इन्वॉल्व है। आपने फिजी की बात की, तो फिजी के प्राइम मिनिस्टर भी अभी आए थे, 6 से 7 कुछ ऐसे समझौते एग्रीमेंट्स हुए दोनों देशों के बीच में। तो फिजी भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इंपॉर्टेंट है? आपको याद होगा कुछ साल पहले, मतलब सम डेकेड्स पुराना, भारतीय वहां पे हिंदुओं के विरुद्ध रिवोल्ट हुआ था फिजी में। फिजी का 53% पॉपुलेशन हिंदू है, 47% लोकल है। तो ये सारे ब्रिटिश लेकर गए थे टू फाइट इन द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बेसिस को वहां पे स्टेबलाइज करने के लिए। उनको मालूम था यहाँ पे हिंदू जाएंगे, वो उस जगह को बिजनेस के और ट्रेड के थ्रू स्टेबलाइज कर देंगे। तो लेकिन उस समय क्या हुआ, चाइनीज इन्फ्लुएंस के थ्रू और CIA के इन्फ्लुएंस के थ्रू, और चर्च उसमें इन्वॉल्व था, कैथोलिक चर्च इन्वॉल्व था, उन्होंने जो हिंदू गवर्नमेंट है वो उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तब वहां पे रॉ ने 10 साल का ऑपरेशन किया था, 10 years रॉ वाज इन्वॉल्व। वो वापस उसने हिंदुओं की गवर्नमेंट बनाई, और वो सब जो लॉ और था इश्यूज था वो सब सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब जो ये प्राइम मिनिस्टर आए थे इधर, ये एक तरीके का ग्रेटिट्यूड विजिट था कि आपने उस देश को संभाल, क्योंकि बिना हिंदुओं के वो देश कंगाल हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, इट इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ न्यूजीलैंड। वो शिप राउट है, भयंकर वर्ल्ड वॉर 2 के शिप राउट है, जिसका भी वहां पे बेस होगा दैट विल कंट्रोल द पैसिफिक, बिकॉज लैंड बड़ा है, एरिया है, एंड प्लस इट्स अ वेरी स्टेबल एरिया फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। तो भारत का जो वहां पे डील है, और चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो वो हिंदुओं को बाहर फेंकेंगे। सो देयरफॉर टू कंट्रोल द CIA इन्फ्लुएंस एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस, इस और हिंदुओं को बचाने के लिए, इट इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं हिंदुओं के,
गायना के जैसा ही है वो भी। सो इट वॉज ए कंबाइंड मूव टू सेट अप ए मिलिट्री प्लस ट्रेड डील विद दैट। और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड डील हम ऑलरेडी साइन किया है। ऑस्ट्रेलिया के मिशनरीज जाके वहाँ गड़बड़ी मचाते रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के और फिजी, न्यूजीलैंड के, और फिर वहाँ पे एक और आइलैंड है कैटलिना, जहाँ जहाँ पे कैटलोनिया जो फ्रेंच आइलैंड है, जहाँ पे भी इंडिजिनस पॉपुलेशन इज फाइटिंग फॉर राइट्स। तो उन सब से बचाने के लिए भारत का जो मूव है, इट इज ए इट शोज अमेरिका द सीरियसनेस ऑफ द ब्लू वाटर नेवी ऑफ इंडिया। अभी इतने सारे शिप्स हैं, कहाँ पे लगेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि सारे भारत के पोर्ट्स में रहेंगे। यू आर नॉट एडिंग शिप्स की जो सिर्फ दिखाने के लिए हो। अब नाउ व्हेन द INS F-34 INS उदयगिरी और INS हिमगिरी जब ऐड हुए हैं, तो उनकी फायर पावर इतनी है कि एक एक शिप इन छोटे छोटे देशों को हरा सकता है, वन शिप ओनली। यू नो, दे आर कैरिंग 50 ब्रह्मोस मिसाइल्स, यू कैरिंग 50 बाराकेट। तो मतलब इतनी फायर पावर को तो कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वेरी बिग सुपर पावर स्टेटस नाउ, कि उन सबको मालूम है कि जैसे अमेरिका जाएगा, इंडिया इज टेकिंग स्टेप इन। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये सब कुछ जो हो रहा है फिजी के साथ भारत का। उनकी तो नींदें उड़ी हुई है, इसीलिए तो चिल्ला रहे इतने ज्यादा, अपने सारे जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं सबको लेकर आ गए वो, इसलिए चिल्ला रहे हैं। मतलब ऐसे लोग किसी ने इनका नाम नहीं सुना था। मतलब ऐसा लगता है कि कब्रों से उखाड़ के लेकर आए हैं। ये कब्रों में जो भारत से सिकुड़ के मिरुकुड़ के जो मर रहे थे, उनको लेकर आए हैं। तो पीटर नवारो और स्कॉट बेसेंट तो लाइक यू कोई एक्सपीरियंस लोग तो नहीं डिप्लोमेसी में। तो मतलब अमेरिका जो वो सब काम कर रहा है कि लुक्स लाइक कि वो अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। अभी उनके एक और है करीबी डोनाल्ड ट्रंप के, जो कह रहे थे नहीं इवेंचुअली तो भारत और अमेरिका साथ साथ ही आएंगे, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं ट्रंप और मोदी। तो ये स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही है? एक तरफ तो नवेरो जैसे लोग हैं जो यूक्रेन और रशिया वॉर को मोदी वॉर बता देते हैं। आप सोचिए इस हद तक ये लोग मोदी से डरे हुए हैं इस वक्त। देखिए, 17th सेंचुरी में एंग्लो सैक्सन्स अपनी पत्नियों को 2 अंडे 2 ब्रेड के लिए बेचते थे, है ना। जहांगीर 4 को एंग्लो सैक्सन लड़कियां सप्लाई की जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, नॉट इन वन, शिप्स लोड आती थी कलकत्ता पोर्ट पे। इस तरह वो मुगलों को कंट्रोल करते थे, राइट फ्रॉम स्मॉल किंग्स टू अपर किंग्स। तो ये यहाँ से आते हैं। तो ये जो बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप ठीक होंगे, वो इस तरह होंगे कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वो मिलेगा भारतीय फॉरेन मिनिस्टर से टू टेक हिज ओपिनियन। ये सेटअप रीसेट होने वाला, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि देयर इज नो अदर वे कि अमेरिका सस्टेन कर पाएगा। अभी एंग्लो सैक्सन्स पीट पाट के भराए गए। अब क्योंकि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ते ना, हमको बस दिखता है गोरी चमड़ी, हम इंप्रेस हो जाते हैं। जो व्यक्ति 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी से इनके ही ऑथर्स लिखते हैं, इनके, मैं अपने कुछ कोट नहीं कर रहा हूं, इनके नॉर्मन डेविस और इनके लोग लिखते हैं, बताते हैं कि अगर भारत नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। और इनको पैसा बचाना नहीं भी आता है, बरकत भी नहीं करना आता है, तो सबको बैठे। पूरी दुनिया लूटने के बाद भी अगर आप गरीब हो तो आपको मैं इंटेलिजेंट बोलूंगा या मूर्ख बोलूंगा? तो अब वो वापस कंडीशन आ गई है। तो अब किसके पास आएंगे? भारत के बाद। भारत अभी सियाना हो गया है, भारत बोल रहा है कि अब आपको अमेरिका बेचना पड़ेगा हमको। और हम लोग तो किसी पे उसकी जमीन पे कब्जा नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि नेटिव अमेरिकन शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो इनको अपना फ्यूचर पता है। तो अगर अगर उसके मुंह से कोई अनजाने में भविष्यवाणी निकल गई हो तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। द फ्यूचर विल बी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के साथ आके मिलेगा। दैट्स विल बी द फ्यूचर ऑफ दिस। जैसे कोई बाकी देश आते हैं वैसे आई डोंट थिंक सो रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम अगेन। ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी को हम देख चुके हैं, भुगत चुके हैं, सोनिया गांधी को भुगत चुके हैं, राहुल गांधी को भुगत रहे हैं। स्पष्ट बोलना चाहिए। और जितने भी ये जो मौलाना आजाद करके एजुकेशन मिनिस्टर से उनको भुगत चुके हैं। एनफ, अभी इस टाइम फॉर स्ट्रेट महाभारत एंड रामायण, नथिंग एल्स। तो इसलिए
ये समय बदल चुका है और हम लोग जिस तरह ये लोग स्पष्टता करके मूर्खतापूर्वक बात करते हैं, हम लोग को भी स्पष्ट करनी चाहिए। सो द ओनली रिकोर्स इज, अगर जो भी रीसेट होगा which will be on the preconditions of Bharat, and I think that's what Modi ji is doing. मोदी जी ने औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाले। वो तो गर्लफ्रेंड की तरह रोता बिलखता घूम रहा है कि नहीं, मैंने तो नया फोन नंबर ले लिया था, वो नंबर शायद मोदी जी के पास नहीं था, इसलिए उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये खबर अगर जर्मनी के मीडिया में आई है तो किसी ने तो ये खबर वहां डाली, किसी ने तो कहा कि ऐसा हुआ है। तो जब 4 फोन किए गए तो 40 ही किए गए होंगे मेरे हिसाब से। तो आपको एंग्लो सैक्सन का नेचर समझ में आना चाहिए। ये लज्जा विहीन लोग हैं, इनको ये बेशर्म जो होते हैं ना, उससे थोड़ा हायर कैटेगरी है ये लोग। दे स्पीक लाइज थ्रू द फेस। मैं तो कितने सालों से इनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। दे लाई थ्रू द फेस, थ्रू द टीथ, और मुझे इनसे बिल्कुल भी चिढ़ नहीं है, मुझे तरस आता है। तो इसलिए मैं उनको जिस लेवल पे है उसी पे रखता हूँ। तो जब आप ये समझ में आता है कि शेमलेस पीपल के साथ डील कर रहे हैं, सो देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको उसी की भाषा में बात करना पड़ेगा। तो अब भारत को समझ में आ गया है, तो अगर वो बोल रहा है तो सत्य बोल रहा है कि मेरा फोन नहीं उठाया, क्योंकि उसको देश की तो लाज है नहीं, उसको अपने गोल्फ कोर्सेज चलाने हैं, वो रियल एस्टेट एजेंसी है। कौन व्यक्ति बोलेगा कि आप 2 मिलियन लोगों को, 20 लाख लोगों को डिस्प्लेस करके वहां पे मैं गोल्फ कोर्स बनाऊंगा गाजा में? कौन व्यक्ति बोलेगा ऐसा? अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो रुकेगा कि नहीं, वहां पे लोग मरे हैं, बहुत लोग मरे हैं। तो आप समझ लीजिए किस लेवल ऑफ पीपल यू आर डीलिंग विद। तो अगर तो सही में मोदी जी फोन नहीं उठाया होगा, क्योंकि सारा पाकिस्तान मोदी जी कुछ बोलते नहीं, पाकिस्तान ही बताता मेरे लोग कितने मरे। पाकिस्तान ने बोला हमारे 40 बेसिस पर अटैक हुआ था, भारत तो बोल रहा था 9। बालाकोट के समय में भी उसी ने सबसे पहले न्यूज करी, मोदी जी ने कुछ बोला नहीं। और शायद अभी मोदी जापान में और चाइना में होंगे, पता लगा पाकिस्तान टूटना वापस शुरू हो गया, तो मोदी जी कुछ बोलेंगे। सो इसी तरह इट मस्ट माइट बी द ट्रूथफुल न्यूज। आदित्य जी, पीएम मोदी जब देश से बाहर जाते हैं ना, तब जरूर कुछ होता है। तो आप सही कह रहे हैं कि वो जापान और चाइना में होंगे, क्या पता पाकिस्तान फिर ठुक जाए। हरकतें तो ऐसी कर रहा है ना आजकल। पाकिस्तान ने सब कुछ एक्टिवेट कर दिया है, महबूब मुफ्ती से लेके सब कुछ एक्टिवेटेड है। और हमारे यहाँ पे बिन क्या बोलते हैं ना, अनस्पेंट फ्यूल मिसाइल राहुल गांधी, वो भी एक्टिवेटेड है इस समय। सो ये जो ट्रम्प का है, डेफिनेटली ट्रम्प ने फोन किया, कोशिश करी होगी, और मोदी जी ने उठाया नहीं, बिकॉज देयर अदर थिंग्स टेक केयर। आप भारत को गाली दोगे और मोदी जी फोन उठाएंगे आपका? आप कौन सी दुनिया में, है ना? ये तो छोड़ दीजिए, मोदी है, नरसिम्हा राव भी होते तब भी नहीं उठाते, है ना? लाल बहादुर शास्त्री हो, कोई भी हो, भारत का प्रधानमंत्री नहीं उठाएगा। और ये तो सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास में। सो व्हाई विल ही पिक अप योर फोन? तो इसलिए ये जो एंग्लो सेक्शंस को लाइन पे लगाने की जो मोदी जी ने मुहिम छेड़ी है ना, और जिस तरह जयशंकर जी इनको पीटते हैं, उतना इतिहास में किसी भी फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं पीटा है। इतना इनका इज्जत उतार दी है कि मार्को रूबियो ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड बन के सामने चाय लेने आ जाता है। You see the video reports of Marco Rubio and जयशंकर walking. So ये चेंजेस तो है, जैसे कि आपको मालूम होगा मालदीव्स वाज अ CIA गेम। किस तरह मालदीव्स को CIA ने किया प्रॉपर ट्रबल करो, एंड देन चाइना के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ट्रबल किया। वो चेकमेट कितना स्वीटली हुआ। मोदी जी ने एक शब्द ही नहीं बोला मालदीव्स के अगेंस्ट। उन्होंने लक्षद्वीप में जाके हॉलिडे मनाया, और पता लगा वहां पे भारत का न्यूक्लियर एक सेंटर बन रहा है, यूज फॉर डिफेंस, सब आइलैंड पे। सो द पॉइंट इज कि तो भारत हर तरफ से, फॉर द फर्स्ट टाइम विल सी इन हिस्ट्री, द डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री वर्किंग इन टैंडम। मतलब भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की सेना एक साथ काम कर रही है, और नेवी इज प्लेइंग ए मेजर रोल, क्योंकि दुनिया नेवी की सुनती है। आर्मी तो लैंड पर ही रह गई, एयरफोर्स का भी रेंज होता है, नेवी का कोई रेंज नहीं। और हमारे सीडीएस ने भी तो कहा ना सीधे सीधे, आदित्य जी, अभी 2 दिन पहले, कि पावर से ही शांति आती है।
एब्सोल्युटली, ये पुराना है एकदम। ये नारद मुनि के शब्द हैं, ये बुक ही मेरे सामने है। नारद मुनि बोलते हैं सैन्य शक्ति से ही सनातन धर्म फैलता है। तो विदाउट दैट तो होने वाला नहीं है। और साथ में नेवी पे फोकस का अर्थ क्या है, किसकी नींदें उड़ेंगी? स्पेनिश अर्माडा, जिसको मार्तंड वर्मा पहले हरा चुके 1741 में, है ना। पोर्चुगीज नेवी, जिसने जो काम किए गोवा में, वो मुसलमान तो बड़े खुश होंगे कि हम तो बड़े दयालु निकले। दी कैथोलिक्स फ्रॉम पोर्चुगीज ने किए काम। एंग्लो सैक्सन चर्च ऑफ इंग्लैंड, जो भारत का मतलब जी नेवल पोस्चर है, अभी तो ऐसा लगता है कि रॉयल नेवी लुक्स लाइक ए कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, उतने पावरफुल है। तो भारत हैज कम बैक, और अब भारत को सीखना चाहिए कि इनकी पिटाई निरंतर चले, 1 मिनट के गैप नहीं, तो ट्रेड डील्स अच्छी होंगी। बाय द वे, यू नो, एक मैंने बहुत बार पहले ही बोला था किसी शो में कि भारत की खुद की सैंक्शंस पॉलिसी होनी चाहिए, कि जहां भी आप हिंदुओं को हर्ट कर रहे हैं, सनातन धर्म को हर्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर 2% एक्स्ट्रा टैक्स लगाना शुरू कर दो। क्या फर्क पड़ता है? अभी दुनिया लगा रही है, तो चलो हम भी ये गेम खेलते हैं, देख लेते हैं। एक दिन में लाइन पे आ जाएंगे सबके सब, सारे गेम्स बंद, है ना। और भारत बोल दे अगर अपनी एजेंसीज को, पकड़ लो इस बंदर सोरोस को, खत्म हो गया काम में। फिर इसके बाद कहाँ घूमेगा वो? देखो, मुझे ऐसा लगता है आदित्य जी कि अंदर खाने कहीं ना कुछ चल रहा है। ये जो शांति हमको पीएम मोदी के भाषणों में दिखती है, वो बात ही नहीं करते हैं उनकी, वो शांति तूफान के आने से पहले की लगती है। सिंदूर आप चल रहा है मतलब, ना, है ना। सिंदूर बंद नहीं हुआ ना। हाँ, सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तो आप ऑपरेशन सोचिए। सिंदूर इज ऑन, हम्म। मई से चल रहा है, तो बंद नहीं हुआ है अभी तक। तो पीपल शुड, जो जानने वाले हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जो भी इंडिया इज इस समय ऑपरेशन सिंदूर का वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर है, ये वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो चल रहा है ऑपरेशन, तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन चल रहा है, इसका मतलब ये है कि सेनाएं एक्टिव, हम्म। ऑल साइड्स। तो बिल्कुल। हाईएस्ट अलर्ट है इस समय। और अमेरिकन की बेवकूफी ऐसी है, जब इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है चिल्ला चिल्ला के ऑपरेशन सिंदूर, बार बार बोल रहे हैं, वो स्थगित नहीं हुआ है, चल रहा है, उसके बीच में आपके जोकर सोशल के कुछ बोल रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्यों ऐसा कैसे होगा कि F-35 कैच कर लिया? अगर चल नहीं रहा होता तो, अगर चल नहीं रहा होता कैसे कैच कर लिया? दैट मीन्स बिल्कुल। ऑल एवरीथिंग इज सेंसिटिव राइट नाउ। उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप उकसाते हैं मुनीर को कि वो अमेरिका जाकर ही कहता है कि हम तो अगर खुद डूबे तो इनको भी ले डूबेंगे, हम तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लेंगे ये, और हम जामनगर रिफाइनरी को टारगेट करेंगे, अम्बानीज को टारगेट करेंगे। देखिए उनके यूट्यूबर क्या कुछ बोल रहे हैं आजकल। तो ये सब हरकतें वो तब कर रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। उनको पता नहीं कि उनका यहाँ से एक बयान आया, पता नहीं कब कौन सी मिसाइल उन पे दाग दी जाएगी। देखिए भारतीय यूट्यूबर्स ने या भारतीय मीडिया ने कितना प्रमोट किया था आरजू काजमी को, सचित हाँ। तरार को, है ना। सबके सब निकले, चीमा को, सबके सब हम्म। ISI एजेंट्स निकले, सबके सब। और वही लोग बात कर रहे हैं इस तरह की, वही लोग बुला रहे हैं मुनीर को, सचित तरार इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंगिंग मुनीर यहाँ पे। तो हम्म। हमने उनको पैसा भी दिलवाया और साथ में बकवासी सुनते हैं। और देखिए पाकिस्तानियों का दिमाग एक हद तक कहाँ पे जाके रुकता है सबको मालूम है, लिमिट्स कहाँ तक सोच सकते हैं। भारत के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पास तो वो तो कृत्रिम राष्ट्र है, आर्टिफिशियल स्टेट है, हिंदुओं की लैंड है। सिंधु नदी तो हमारी नदी है, उसमें तो उनका अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जो लोग, जो आपके दर्शक हैं, ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को ब्लॉक करें, देखिए ना, ब्लॉक, मैं तो सबको ब्लॉक कर देता हूँ, जहाँ पे कोई आता है ब्लॉक। उनकी तो दुकान ही यहाँ से चलती है। यस, ब्लॉक करें उसको, जैसे दिखे आपको ब्लॉक। कुछ जानने की जरूरत नहीं है वहां पे। आप किसी गधे से क्या सीखेंगे? गधा तो बहुत इंटेलिजेंट होता है बाय द वे, मेरे पास 2 है। तो लेकिन आप क्या सीख सकते हैं उन लोगों से? कुछ नहीं सीख सकते। वी कैन ओनली हियर द बकवास और भी फनी पंजाबी एक्सेंट, पाकिस्तानी पंजाबी एक्सेंट, तो वो तो और भी फनी होता है। बट एनीवे, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। भारतीय गवर्नमेंट हैज
said it again and again and again, we should take it seriously. और इसी ऑपरेशन के चक्कर में मुझे लग रहा है कि अमेरिका के विरुद्ध भी ऑपरेशन चल ही रहा है, तो शुरू हो गया। बिल्कुल। और अब तो सबकी नजरें एससीओ पे होंगी। पीएम मोदी जापान से चाइना पहुंचने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ होता है, अमेरिका की नजर वहां पर भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की नींद तो उस एससीओ समिट को लेकर भी उड़ी होगी, क्योंकि वहां पर तो इनके बारे में मैंने को बताया ना, बेशरम, लज्जाहीन, शेमलेस, ठीक है, इनका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनको तभी फर्क पड़ता है जब उनके पेट पे लात लगती है। दे आर बिजी इन वेनेजुएला राइट नाउ। वेनेजुएला में दो अटैक सब बनी चली गई हैं, बहुत सारे जो भी पब्लिकली अवेलेबल मीडिया है उसके थ्रू बता रहा हूँ, ये खुद ही वीडियोस आते रहते। सो और भी बहुत सारे मरीन्स लगा दिए, दे आर बिजी विद दैट। लेकिन चलिए, वेनेजुएला को लेकर तो चाइना ने भी अपना रुख साफ किया है, रशिया ने भी साफ किया है कि वो खड़े हैं वेनेजुएला के साथ। तो हो सकता है कि एक बार फिर से अमेरिका और रशिया अपने प्रॉक्सीज के जरिए ही आमने सामने आ जाए वेनेजुएला में। आ गए तो रशिया हैज सेंट 2000 जिरान ड्रोन्स, और रशिया और वहां पे SU-30 MKV उड़ रहा है, उसके स्पेयर पार्ट्स तो भारत से ही जाते हैं। तो इट्स ऑलरेडी देयर, तो भारत इज ऑलरेडी देयर। और ब्राजील में भारत आकाश लगा ही रहा है। जो फेक न्यूज जा रहा था लोगों ने कि ब्राजील इज नॉट कंसिडरिंग आकाश, दे आर बाइंग आकाश, दे वांट टू बाय ब्रह्मोस। तो भारत इज आल्सो बिजी देयर नाउ, क्योंकि भारत को तो वेपन्स बेचने और कुछ नहीं। तो भारत इज गोइंग टू डू एवरीथिंग टू गेट द वेपन्स। और ये सारे हालात देखकर मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जरूर कमरे में बंद होकर रो रहे होंगे, क्योंकि उनको तो लग रहा था कि यूक्रेन रशिया वॉर रुक गया तो मुझको एक और तमगा मिल जाएगा। अब हो सकता है वेनेजुएला पर ये सब करने के बाद फिर कहें कि मैंने अपनी सरकार के साथ उनकी सहमति करवा दी, सीज फायर करवा दिया, प्लीज मेरा नाम रिकमेंड कर दो। तो ये सारे ड्रामे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। इस बार उनको अच्छे खासे तरीके समझ में आ गया है कि वो पुराना वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और इससे डील करना उनको बहुत मुश्किल होगा। खुद ही बोलते थे ना, मोदी इज अ हार्ड नेगोशिएटर, तो अब उनको समझ में आ रहा होगा कि सच में हार्ड नेगोशिएटर है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है इस पूरे मामले में। फिलहाल तो जापान में प्रधानमंत्री हैं और चाइना भी जाएंगे। आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से आदित्य जी इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।